यूरोप जो है ये आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। और नंबर ऑफ कंट्रीज के लिहाज से भी ये तीसरे नंबर पे आता है। यूरोप के अंदर वो कंट्रीज जिनकी लोकेशन सिर्फ यूरोप के अंदर है उनकी तादाद 44 है। प्लस इसके अंदर ऐसे कंट्रीज भी हैं जो कि एशिया एंड यूरोप दोनों के अंदर पाए जाते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। और यूरोप जो है ये इन टर्म्स ऑफ एरिया ये दुनिया का छठा बड़ा कॉन्टिनेंट है। आपके सामने यूरोपियन मैप है, हम इसकी लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्टिनेंट जो है ये बेसिकली कनेक्टेड है एशिया के साथ, लेकिन यहाँ पर ईस्ट में जुराल माउंटेन्स हैं जो बाउंड्री बनाती हैं बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जी अभी हमने स्टार्ट किया है, हम यूरोप को पढ़ रहे हैं और अभी हमने सिर्फ ये बताया है कि यूरोप जो है ये आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है और एरिया के लिहाज से। जी बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि यूरोप तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और छठा बड़ा कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और ये लैंड, इसका जो लैंड है ये कनेक्टेड है एशिया के साथ, लेकिन कुछ बाउंड्रीज हैं। ईस्टर्न साइड पे अगर आप देखें तो जुराल माउंटेन्स हैं जो इसको अलग कर रही है फ्रॉम यूरोप, और ये रशिया के अंदर लोकेटेड है। तो रशिया एंड काजाकिस्तान ये एशिया और यूरोप के कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होते हैं जुराल माउंटेन्स के थ्रू। फिर यहाँ पर ये कैस्पियन सी आ जाता है, ये बाउंड्री बना रहा है। और फिर यहाँ पे काकेशियन माउंटेन्स हैं जो कि जॉर्जिया, आज़रबाईजान एंड आर्मीनिया इनको एशिया एंड यूरोप के अंदर डिवाइड कर रही है। यहाँ पे सी ऑफ एजोफ है, यहाँ पे ब्लैक सी है, और यहाँ पे बासफोरस स्ट्रेट है जो कि तुर्की को, इवन इस्तांबुल को एशिया और यूरोप में डिवाइड करती हैं। और फिर यहाँ पे एजियन सी है, और ये मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो कि इसको अफ्रीका से सेपरेट करता है। और फिर इसकी वेस्टर्न साइड पे अगर हम देखें तो वेस्टर्न साइड पे ये अटलांटिक ओशन के अंदर भी कुछ कंट्रीज हैं लाइक आइसलैंड, यूके, आयरलैंड वगैरह। और फिर यही जो अटलांटिक ओशन है फिर जब इसको क्रॉस करें तो फिर आगे नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप की जो वेस्टर्न साइड है उसमें अटलांटिक ओशन, और फिर अटलांटिक ओशन से आगे नॉर्थ अमेरिका है। तो ये था बच्चों इसका इंट्रोडक्शन इस कॉन्टिनेंट का। अगर हम इसके रीजन्स की बात करें तो यूरोप को ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न इन चार हिस्सों में डिवाइड तो किया जा सकता है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीकाकार जो है वो इससे हटकर है। इसके रीजन्स हैं और उन रीजन वाइज हम इन कंट्रीज को स्टडी करेंगे। जर्मनी जो है ये सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है यूरोप का, और वेटिकन सिटी जो है ये स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम रशिया का वो हिस्सा जो कि पार्ट ऑफ यूरोप है उसको एक अलग कंट्री कंसिडर कर लें तो रशिया लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है यूरोप का भी। लेकिन क्योंकि यूरोप में तो हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, रशिया एशियन कंट्री है, तो फिर यूक्रेन जो कि इसके बाद है, रशिया के बाद है, वो लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप का इन टर्म्स ऑफ एरिया। और फिर उसके बाद है फ्रांस। तो यूक्रेन और उसके बाद फ्रांस, जबकि अगर आबादी की बात करें तो जर्मनी, और जर्मनी के बाद अगेन फ्रांस। जबकि अगर स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूरोप के अंदर कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो भाई एक तो है अल्बानिया और दूसरा है बोस्निया एंड हर्जगोविनिया। अब ये तो दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, लेकिन एक तीसरा कंट्री है जिसका नाम है कोसोवो। कोसोवो 2008 में सर्बिया से आज़ादी का ऐलान तो कर चुका है, लेकिन इसकी
जो आज़ादी का इसका ऐलान है उसको रशिया ने अभी तक अप्रूवल नहीं दी। तो ये अब तक P5 कंट्रीज से भी अप्रूवल नहीं ले सका, लेकिन अमेरिका वगैरह ने, बाकी जो 4 कंट्रीज है उन्होंने इसका अप्रूवल दे दिया था। तो इसका अप्रूवल अभी तक पेंडिंग है। तो हम इसको रीजन ही समझते हैं कि ये सर्बिया का एक रीजन है। बाकी अल्बानिया और बोस्निया ये 2 कंट्रीज हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं। जब कोसोवो जो है ये एक कंट्री एक्सेप्ट हो जाएगा, तो फिर ये कोसोवो जो है ये तीसरा मुस्लिम कंट्री होगा यूरोप के अंदर। ये एक लाइन है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 5 अफ्रीकन कंट्रीज और 3 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं ये प्राइम मेरिडियन के ऊपर लोकेटेड है। तो 3 जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूके, फ्रांस और स्पेन है। फिर यूके का एक कस्बा है ग्रीनिच। लिखने में इसको ग्रीनविच लिखा जाता है, लेकिन बोलने में इसको ग्रीनिच कहा जाता है, डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। तो उसको फिर दुनिया का टाइम जोन का मरकज माना गया है। इसलिए हमारा जो टाइम होता है वो हमेशा GMT के साथ अटैच होता है, मतलब हम कहते हैं कि 5 + GMT। वोल्गा रिवर हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था जब हम रशिया को पढ़ रहे थे कि ये यूरोप का सबसे बड़ा दरिया है, लॉन्गेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। ये रशिया के अंदर लोकेटेड है। और डैन्यूब रिवर, ये एक काफी लेंथी रिवर है। ये दूसरा सबसे बड़ा दरिया है यूरोप का। फिर इसके अलावा कुछ और दरिया हैं। रिवर राइन है, ये भी एक यूरोपियन रिवर। इसके अलावा पूछा जाता है लंदन कौन से बैंक के किनारे, कौन से रिवर के किनारे पे लोकेटेड है। तो ये रिवर थेम्स है, उसके किनारे पे लोकेटेड है। रोम के बारे में पूछा जाता है जो कि इटली का कैपिटल है, ये कौन से दरिया के किनारे पे लोकेटेड है। तो ये रिवर टाइबर इसके किनारे पे लोकेटेड है। पेरिस के बारे में पूछा जाता है जो कि फ्रांस का कैपिटल है, ये किस दरिया के किनारे पे लोकेटेड है। तो ये रिवर सीन के किनारे पे लोकेटेड है। इफल टावर के नीचे भी यही रिवर फ्लो कर रहा है। और एक और रिवर है, मैंने आपको कहा था PO के नाम से रिवर है। इसका नाम छोटा सा है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पियो रिवर कहाँ पे फ्लो करता है? ये ये पो रिवर जो है ये इटली में फ्लो करता है। तो रिवर राइन, उससे पहले रिवर डैन्यूब, और उससे पहले रिवर वोल्गा। वोल्गा द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप। उसके बाद डैन्यूब द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। उसके बाद है रिवर राइन। और बस हमने डैन्यूब और राइन को इसलिए याद रखना है कि ये यूरोपियन रिवर्स हैं। और फिर है लंदन कौन से दरिया के किनारे पे लोकेटेड है? रिवर थीम्स। रोम रिवर टाइबर। पेरिस रिवर सीन। और पो रिवर कहाँ फ्लो करता है? ये इटली में फ्लो करता है। और फिर द क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक, ये शहर है वेनिस। ओके। एम्स्टर्डम जो कि स्पेन का शहर है, वो रिवर राइन के किनारे लोकेटेड है। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेस ऑफ रेफ्यूजीज। काइंडली इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। सर जो बुडापेस्ट है ना, वो सिचुएटेड है रिवर डेन्यूब के बैंक पे। और एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड का कैपिटल है, वो रिवर राइन के बैंक पे सिचुएटेड है। तो ये 2 पॉइंट सर मैंने ऐड करने। हाँ, नहीं, ऊपर एक और बच्चे ने भी पूछा हुआ है जर्मनी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। नहीं, अच्छा, आप ये, मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कुछ, ये बताना चाह रही हैं? अच्छा, आप ये पूछना चाह रही हैं कि क्या जर्मनी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है रेफ्यूजीज होस्ट करने वाला? वैसे तो पाकिस्तान है, लेकिन मैं फिर इसको एक बार दोबारा क्रॉस चेक करके फिर आपको बताऊंगा।
क्योंकि पाकिस्तान में 1.7 मिलियन है। 17 लाख जो है, ये बहुत बड़ी तादाद है। तो फिर भी मैं इसको क्रॉस चेक करके फिर आपको बताऊंगा। तो बच्चों, वेनिस वेनिस के दो नाम हैं। द सिटी ऑफ कैनाल्स भी कहते हैं इसको। इसके अलावा क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक भी कहते हैं। एड्रियाटिक एक सी है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। चले, मैं इसको कंफर्म करके फिर आपको बताऊंगा। तो वेनिस सिटी ऑफ कैनाल्स भी कहते हैं, क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक भी कहते हैं। और ये किस कंट्री में लोकेटेड है? ये इटली में लोकेटेड है। जर्मनी की दो बॉर्डर लाइंस है बच्चों। एक है मैगिनॉट लाइन, जो कि बेल्जियम के साथ जर्मनी का बॉर्डर है। और दूसरा ऑर्डोनीसे लाइन, जो कि ईस्ट साइड पे पोलैंड के साथ जर्मनी का बॉर्डर है। जर्मनी बच्चों डिवाइड हुआ था 1949 में, जब दुनिया कोल्ड वार से गुजर रही थी। तो जर्मनी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी। ईस्टर्न जर्मनी जो है, ये प्रो सोवियत यूनियन था। आप ये समझ लें कि ये कम्युनिस्ट जर्मनी था। और जो वेस्टर्न जर्मनी है, ये कैपिटलिस्ट जर्मनी था। ये फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के अंडर था, जबकि जो ईस्टर्न है, ये रशिया के अंडर था, सोवियत यूनियन के अंडर था। फिर 1961 में इन दोनों के दरमियान एक दीवार भी बना दी गई, जिसको कहा जाता है द बर्लिन वॉल। तो बर्लिन वॉल जो है, ये 1961 में बनाई गई। और कहा जाता है कोल्ड वार का खात्मा कब हुआ? तो कोल्ड वार का खात्मा इसी वाल के गिराने के साथ अटैच है। 1989 में बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया, और इसको गिराने के साथ ही कोल्ड वॉर भी एक तरह से खत्म हो गई। तो इसको कहते हैं रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी कब डिवाइड हुआ, स्प्लिट हुआ? 1949 में हुआ। और जो बर्लिन वॉल है, ये कब बनाई गई? 1961 में बनाई गई। और जर्मनी रीयूनाइट कब हुआ? 1989 में हुआ। और एंजेला मर्केल पे क्वेश्चन आता रहता है, पूछा जाता है ये कितनी बार जर्मन चांसलर बनी? तो एंजेला मर्केल जो है, ये 2005 से 2021 तक 4 मरतबा मुसलसल जर्मनी की चांसलर मुंतखब हुई। और जो करंट जर्मन चांसलर है, उसका नाम है ओलाफ शोल्स। ये एक बड़ी पावरफुल पिक्चर है, जिसमें एंजेला मर्केल बात कर रही हैं, और बाकी सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो मुतवज्जे हैं इनकी तरफ। और फिर बच्चों, ये है ईफल टावर, और ये है रिवर सीन। तो ईफल टावर कौन से रिवर पे लोकेटेड है? रिवर सीन। ये वही रिवर है जिसके किनारे पे पेरिस का शहर भी आबाद है। ईफल टावर जो है, ये 1889 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के 100 साल को सेलिब्रेट करने के लिए ये बनाया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया? 1789 में आया। इंग्लिश चैनल, ये यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान समय लेके फ्लो करता है। और जो डावर स्ट्रेट है, ये ब्रिटेन और फ्रांस, और इसके अलावा ब्रिटेन और बेल्जियम के दरमियान फ्लो करता है। और ऊपर नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी कहाँ पे लोकेटेड है? ये इंग्लैंड के नॉर्थ में लोकेटेड है। यूरोप की माउंटेन्स, यहाँ पे आप देखें, ये है पायरेनीज। ये नीचे जहाँ पे मैसिटा लिखा हुआ है, ये इलाका, ये स्पेन है। और ऊपर जहाँ पे मैसिव सेंट्रल लिखा हुआ है, ये फ्रांस है। तो पायरेनीज जो हैं, ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान
लोकेटेड है। फिर है बच्चों एल्प्स। ये जो एल्प्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो ये यूरोप में लोकेटेड है। एटलस और एप्स, आपने इन दोनों के दरमियान कंफ्यूज नहीं होना। एटलस हमने कल यहाँ पे पढ़ी थी अफ्रीका में, और ये जो एप्स हैं ये यूरोप में लोकेटेड है। और बाकी ये काकेशियन एंड यूराल उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखें तो बल्कान माउंटेन्स हैं, तो इस रीजन को बल्कान रीजन भी कहा जाता है, जो कि ईस्टर्न यूरोप। इन्हीं एल्प्स के अंदर फ्रांस में माउंट ब्लैंक के नाम से एक माउंटेन है, जो कि यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन है, माउंट ब्लैंक। कल हमने अफ्रीका की पढ़ी थी किलिमंजारो, और उससे पहले हमने एशिया की पढ़ी थी माउंट एवरेस्ट। अब हम बच्चों यूरोप को रीजन वाइज स्टडी करेंगे। कल हमने यहाँ अफ्रीका को यहाँ तक तो पढ़ लिया था। आज क्योंकि हम यूरोप शुरू करें तो हम यहीं से स्टार्ट करें। ये जो इलाका है ये कहलाता है आइबेरियन पेनिनसुला। तो पेनिनसुला की डेफिनेशन आपको पता है, तीन साइडों से कवर्ड बाय द वाटर होता है, तो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। या ये समझ लें कि ये साउथ में भी इनके पानी ही है, बस सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट साइड से ये जमीन के साथ कनेक्टेड। तो तकरीबन तीन साइडों पे इसके पानी है, तो इसको कहा जाता है पेनिनसुला। आइबेरिया इसको कहा जाता है। ये आइबेरियन रीजन, ये इस रीजन के अंदर मुस्लिम्स ने भी हुकूमत की थी। ये जो आइबेरियन पेनिनसुला है, इस रीजन पे मुसलमानों ने भी हुकूमत की थी, और इसका नाम उंदलस रखा गया था। यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जिसको की टू मेडिटेरियन भी कहा जाता है। आइबेरियन पेनिनसुला, यहाँ के जो लोग थे, जो ट्राइब्स थे, वो आइबेरियन आइबरस कहलाते थे, तो उनकी वजह से ये आइबेरियन पेनिनसुला कहलाया। इसमें दो कंट्रीज हैं, स्पेन एंड पुर्तगाल। वास्को डे गामा, ये वो शख्स है जिसने 1492 में, 1498 में, 1498 में इसने इंडिया का समंदरी रास्ता डिस्कवर किया था, वास्को डे गामा। तो इसका ताल्लुक पुर्तगाल से था। हम स्पेन में मुस्लिम रूल की बात कर रहे थे, तो 712 में ये रूल इस्टेब्लिश होता है। तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नुसैर, ये मुस्लिम कमांडर्स होते हैं जिनके जरिए ये इलाका फतह होता है। और ये हुकूमत जो है मुसलमानों की, ये यहाँ पे तकरीबन 800 साल तक रहती है, 712 से 1492। आल्दो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी हुकूमत जो है वो श्रिंक करती चली जाती है, लेकिन फिर भी ये एक वीक रूल स्पेन के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो आखिरी मुस्लिम रियासत है स्पेन की, उसको कहते हैं गरनाडा, या उर्दू में हम उसको लिखते हैं गरनाता। इंग्लिश में उसको ग्रेनेडा कहते हैं, और उर्दू में उसको लिखते हैं गरनाता। तो ये जो ग्रेनेडा है, ये 1492 में मुसलमानों से छीना गया था। और ये किसने लिया था? ये था किंग फर्डिनेंड और क्वीन एजाबेला। तो मुस्लिम रूल खत्म हो गया 1492 में। ये है रोनाल्डो, इसका ताल्लुक भी पुर्तगाल से है। ये इस वक्त लीडिंग गोल स्कोरर है फुटबॉल का। फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल जो है वो रोनाल्डो ने की।
फ्रेंच रेवोल्यूशन की हमने बात शुरू की थी इससे पहले। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये 1789 में हुआ था। और फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट की हुकूमत स्टैब्लिश हुई। नेपोलियन 1815 में इसको शिकस्त होती है इन द बैटल ऑफ वाटरलू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और उसके बाद इसको कहाँ पे कैद किया जाता है? इसको कैद किया जाता है सेंट हेलिना में। सेंट हेलिना में। और एक फिलोसफर है रोसो। रोसो को कहा जाता है द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो रोसो के नजरियात से इंस्पायर हुई थी। तो स्पेन से ऊपर है बच्चों ये फ्रांस। इसका जरा मैप देखें। ये वो पायरेनीज हैं जो कि स्पेन और फ्रांस के दरमियान लोकेटेड हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है टोर्स। TOURS टोर्स। ये जो टोर्स है ना ये मुस्लिम हिस्ट्री में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मुस्लिम जब स्पेन को फतह कर चुके तो वो आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने ये टोर्स तक का इलाका फतह कर लिया था। तो फ्रांस के भी इलाके उन्होंने फतह किए थे। और यहाँ पे 732 में एक जंग होती है विच इज कॉल्ड द बैटल ऑफ टोर्स। ये जो बैटल ऑफ टोर्स है ये मुस्लिम्स का आप समझ लें कि लास्ट विक्ट्री थी यूरोप के अंदर। इसके बाद से फिर जो मुस्लिम एम्पायर थी वो श्रिंक होती गई। तो जो लास्ट विक्ट्री थी मुस्लिम्स की यूरोप में दैट इज सॉरी पहली बार इनको शिकस्त हुई थी यूरोप में वो है इन द बैटल ऑफ टोर्स। पहली बार जो इनको शिकस्त हुई थी। फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि जो मुस्लिम एम्पायर थी ये उसके बाद श्रिंक करती गई। पेरिस जो है ये कैपिटल है फ्रांस का। लिली ये यहाँ का एक सिटी है। इसके बाद रिवर सीन ये हमने डिस्कस किया था। वर्साइल्स। वर्साइल्स जो है ये भी फ्रांस का सिटी है। फ्रांस का एक सिटी है बच्चों ये यहाँ पे देखें लियोन। लियोन जो है ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि इंटरपोल जिसका मतलब है इंटरनेशनल पुलिस उसका हेडक्वार्टर एग्जाम में मल्टीपल टाइम आया हुआ है। ये भी पूछा गया है कि ये कब बनाई गई थी तो ये 1923 में बनाई गई थी। तकरीबन 100 साल हो गए इसको बने हुए। और इसका हेड ऑफिस जो है ये बहुत बार एग्जाम में आया है तो ये लियोन जो कि बेसिकली फ्रांस में है। तो ये एप्स हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये है माउंट ब्लैंक द हाईएस्ट पीक ऑफ द यूरोप। फिर जो फ्रांस है उसकी ईस्टर्न साइड पे अगर हम चलें तो हमें वहां पे इटली नजर आता। ये फ्रांस है इसकी लेफ्ट साइड पे और उसकी ईस्ट में है इटली। बज़ाहिर ये आपको एक कंट्री लग रहा है इटली। सरदीनिया जो है ये आइलैंड है इटली का। सिसली जो है ये भी आइलैंड है इटली का। वो सिसिलियन माफिया सिसिलियन जो है वो माफिया के हवाले से शायद एक टर्म थी जो पाकिस्तान में बड़ी फेमस हुई थी। एक जज ने रिमार्क्स दिए थे नवाज शरीफ के खिलाफ। तो बज़ाहिर ये आपको एक कंट्री लग रहा है लेकिन ये एक कंट्री नहीं है। शायद आप हैरान होंगे ये जो आपको ग्रीन कलर सामने नजर आ रहा है ये टोटल 4 कंट्रीज हैं। एक तो ये इटली है। ये जो ग्रीन कलर में है सारा आपको नजर आ रहा है ये इटली है। ये सर्दिनिया और सिसली इनका ताल्लुक भी इटली से है। ये जहां पे कर्सर है यहाँ पे अगर आप देखें तो एक छोटा सा नाम लिखा हुआ सैन मैरिनो के नाम से। कल हमने इनक्लेव कंट्री पढ़ा था लेसोथो जो कि साउथ अफ्रीका में इनक्लेव्ड है। और इनक्लेव की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ऐसा कंट्री जो कि चारों साइडों से एक ही कंट्री के अंदर लोकेटेड हो तो उसको हम कहते हैं इनक्लेव्ड कंट्री।
तो दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इटली में इनक्लेव है, जिसमें से एक है ये सैन मैरिनो, और यहाँ पे अगर आप देखें जहाँ पे रोम लिखा हुआ है तो रोम के साथ एक है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी एंड सैन मैरिनो मैरिनो ये इनक्लेव्ड कंट्रीज हैं इटली में। तो टोटल दुनिया में तीन इनक्लेव्ड कंट्रीज हैं, एक हमने पढ़ा था लेसोथो, और अब हम पढ़ रहे हैं सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी के बारे में। और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे जहाँ पे फ्रांस और इटली हैं, इन दोनों के दरमियान यहाँ एक एरो नजर आ रहा है, और एरो के नीचे एक छोटा सा नाम लिखा हुआ है मोनाको। तो मोनाको भी एक कंट्री है। तो ये हमारे सामने जो इटालियन पेनिनसुला है, इसमें टोटल चार कंट्रीज हैं। फिर यहाँ के जो सीज हैं ये हिस्टोरिकली इनकी बड़ी सिग्निफिकेंस रही है, तो आपने इसलिए इनको भी याद रखना है। एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी और टेरेनियन सी, ये तीन सी जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस पेनिनसुला में देखा यहाँ पे टोटल चार कंट्रीज है। अच्छा, यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम आप देखें लिखा हुआ है जेनोवा। तो आपने इसको जेनेवा के साथ कंफ्यूज नहीं करना। जेनोवा जो है ये इटली का शहर है, और जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड का सिटी है। फिर ये वो वेनिस है जिसको हमने देखा था सिटी ऑफ कैनाल्स। और ये मिलान, मिलान जो है ये फुटबॉल के हवाले से भी मशहूर है, और मिलान जो है ये फैशन के हवाले से भी मशहूर है। मिलान को द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और ये है बच्चों फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक बड़ा फेमस यूरोपियन फिलोसोफर है मिकाउली। मिकाउली भी इसको कहते हैं, मैकियावेली भी कहते हैं। तो वो कहाँ से ताल्लुक रखता था? उसका ताल्लुक फ्लोरेंस से था। मिकाउली की बुक भी है द प्रिंस के नाम से। ये है रोम, जिसमें होली चर्च है, जो कि रोमन जो कैथोलिक मसलक है क्रिश्चियंस का, जो कि सबसे बड़ा मसलक है, ये आप ये समझ लें कि उसका हेडक्वार्टर है। फिर ये एक और सिटी है नेपल्स के नाम से। रोम को बच्चों सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आपके सामने मैप है ये सारा ओल्ड जो रोमन सिटी है ये उसका मैप है। जी, जो हमने डिस्कस किए हैं सारे इटली के सिटीज हैं। जी बिल्कुल, ये जो मैकावली है इसी को कहा गया था द शार्प एजेंट ऑफ द डेवल। अलामा इकबाल ने इसके बारे में ही कहा था। तो ये बच्चों जो एंशियंट सिटी था रोम का, वो सात हिल्स पे मुश्तमिल था, जैसे आपके सामने ये सात हिल्स हैं। तो इसीलिए इसको द सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी कहते हैं। इसको सिटी ऑफ पोप्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसको इटर्नल सिटी भी कहते हैं, रोम को। और ये आप देखें तो इसके साथ साथ ये रिवर टाइबर जो है वो फ्लो कर। ये हमने मिलान को डिस्कस किया था, द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये इटली का शहर है। यहाँ पे जो आपकी ये बड़ी बड़ी है ना फैशन की कंपनीज जो है, उनके ऑफिसेज यहाँ पे लोकेटेड है। और कहा जाता है कि दुनिया का जो फैशन है, हर आने वाला नया ट्रेंड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? वो जो हर आने वाला नया ट्रेंड जो है वो मिलान से वो फ्लो करता है। गैरिबाल्दी, इसको कहा जाता था फादर ऑफ मॉडर्न इटली। गैरिबाल्दी। आपके सामने ये जो मैप है ना बच्चों इटली का, देखिए इसमें कितनी सारे छोटे छोटे रिपब्लिक्स। ये किंगडम ऑफ नेपल्स है, और ये सापाल स्टेट है, सॉरी पापाल स्टेट है, मतलब ये जो
ये होता था, क्रिश्चियंस का जो हेड होता था, जो रोम का सरबराह होता था, ये उसकी स्टेट होती थी। यहाँ पे ये रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस है। तो यूं इस तरह ये जो इटली है ये बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड होता था। तो वो जो मिकावली का मैं जिक्र कर रहा था वो भी यही चाहता था कि किसी तरह से एक स्ट्रांग रूलर आए जो इस पूरे इटली को यूनाइट कर दे, लेकिन ये उसके टाइम पे नहीं हो सका। उसके बाद भी इसको तकरीबन 400 साल मजीद लगे। अल्टीमेटली 19th सेंचुरी में गैरिबाल्दी ने इस पूरे इटली को रीयूनाइट किया। तो इसलिए इस गैरिबाल्दी को कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न इटली। इटली जो है ना, ये स्प्लिट हो गया था मल्टीपल किंगडम्स में। तो इवन ये जो किंगडम्स थी, इनके ऊपर जो सात आसपास की एम्पायर्स थी, रोमन एम्पायर, इसके अलावा ये स्पेन और फ्रांस, उनका बड़ा होल्ड रहता था। तो ये जो मिकावली कहता है 15th सेंचुरी में कि हमें एक स्ट्रांग रूलर चाहिए जो जो इखलाकियात की परवाह ना करे वगैरह, तो वो भी यही चाह रहा होता है कि इस इटली को किसी तरह से इकट्ठा कर दिया जाए, रीयूनाइट कर दिया जाए, लेकिन ये रीयूनाइट नहीं हो रहा था। फिर 19th सेंचुरी में ये जो आपके सामने ऊपर नाम लिखा हुआ गैरिबाल्दी, इस शख्स ने इस इटली को यूनाइट कर दिया। अब ये इटली जो है ये इस तरह से डिवाइडेड नहीं है, बल्कि इस तरह से एक यूनाइटेड इटली है। तो ये क्रेडिट किसको जाता है? ये क्रेडिट इसी गैरिबाल्दी को जाता है। यही वजह है कि इसको कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न इटली। फिर इटली के अंदर बच्चों ये टावर है जिसको कहा जाता है द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये टावर जो है ये पीसा में लोकेटेड है। और ये बनाया तो सीधा गया था, लेकिन ये थोड़ा टिल्ट कर गया। कोई 5.5 डिग्री जो है ये इसका टिल्ट है। फिर बाद में इसको मजबूत तो किया गया, लेकिन इसका जो टिल्ट था उसको खत्म नहीं किया गया। अब ये एक बड़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। पिछले 800 साल से ये इसी तरह से टिल्टेड ये इमारत जो है ये खड़ी हुई है। तो इसको कहते हैं द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। एंड देन बच्चों ये वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी के नाम से दुनिया का एक कंट्री है जो कि स्मॉलेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड है। और ये जो आपके सामने है वेटिकन स्टेट बस इतनी ही है, वेटिकन सिटी बस इतना ही है। इसको इंडिपेंडेंस जो है ये 1929 में दी गई। और इसलिए दी गई थी ताकि चर्च को स्टेट से अलग किया जाए। जो चर्च है ये डोमिनेंस क्लेम करती थी, तो अल्टीमेटली इसको 1929 में इटली ने खुद से अलग कर दिया और इसको एक अलग स्टेट डिक्लेयर कर दिया। इसका बच्चों दूसरा नाम जो है वो होली सी भी है। होली सी, ये भी वेटिकन सिटी को कहती। तो ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है कौन से दो कंट्रीज जो हैं जिनके पास यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो ये मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस तो नहीं है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। एक है वेटिकन सिटी, लेकिन उस वो जो पीपीएससी में ऑप्शंस आते हैं उसमें होली सी का नाम होता है, वेटिकन सिटी का नाम नहीं होता। तो शायद वेटिकन सिटी जो है ये यूएन के अंदर होली सी के नाम से रजिस्टर्ड हो। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, होली सी या वेटिकन सिटी ये एक ही कंट्री का नाम है। और दूसरा पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन जो है ये भी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस नहीं है बल्कि ऑब्जर्वर है वहां पर। और ये है मोनाको। मोनाको जो है ये दूसरा सबसे छोटा कंट्री है दुनिया का। और इसकी जो कोस्ट लाइन है वो स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन कही जाती है, द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ अ कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये मोस्टली द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री भी है दुनिया का। और ये आपके सामने दुनिया के जो 8 सबसे छोटे कंट्रीज हैं, वेटिकन सिटी, उसके बाद मोनाको, टोटल एरिया कितना है 2 स्क्वायर किलोमीटर, फिर नोरो है, और फिर और कंट्रीज हैं। आई थिंक मालदीव जो है वो 9th नंबर में आता है छोटे कंट्रीज में से। आई थिंक वेटिकन सिटी तक हमने डिस्कस किया था। तो इससे आगे चलते हैं। मोनाको, ये मोनाको है। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि हम
इटालियन पेनिनसुला को बढ़ रहे थे। इटालियन पेनिनसुला के अंदर मैंने आपको बताया था कि चार कंट्रीज हैं। इटली है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो सैन मैरिनो है, और फिर यहाँ पे रोम के पास है वेटिकन सिटी, और यहाँ बिल्कुल जहाँ पे इटली खत्म हो रहा है, तो इटली और फ्रांस के दरमियान यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे ऊपर एक और कंट्री है, मोनाको। तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, और उसके बाद मोनाको दूसरे नंबर पे आता है। और सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी ये दोनों इनक्लेव्ड हैं इटली के अंदर। तो दुनिया में तीन इनक्लेव्ड कंट्रीज हैं, लेसोथो जो हमने पढ़ा था प्रीवियसली साउथ अफ्रीका में, उसके बाद ये सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी, और फिर ये जो यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है मोनाको। मोनाको की जो कोस्ट लाइन है ना बच्चों, कोस्ट लाइन ये होती है समंदर के साथ साथ वो जो आपका लैंड है, दिस इज कॉल्ड द कोस्ट लाइन। तो मोनाको की कोस्ट लाइन दुनिया की सबसे छोटी कोस्ट लाइन है। दुनिया की जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है वो कनाडा की है। कनाडा की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, और सबसे छोटी कोस्ट लाइन जो है वो है मोनाको की। और ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री भी है। पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड कर दें एरिया से, तो हमारे पास जो जवाब आता है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के लिहाज से मोनाको जो है ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री माना जाता है। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इस हवाले से अगर देखा जाए तो मोनाको जो है ये नंबर वन पे आता है। ये टॉप 10 8 जो स्मॉलेस्ट कंट्रीज हैं वो हैं, जिसमें वेटिकन सिटी पहले नंबर पे है और मोनाको दूसरे नंबर पे है। फिर बच्चों फ्रांस से अगर हम ऊपर चलें, तो जर्मनी और फ्रांस के दरमियान ये एक इलाका है जिसको कहते हैं ये बेनिलेक्स। तो इसमें तीन कंट्रीज हैं। बेल्जियम, तो बेल्जियम के जो पहले दो अल्फाबेट्स हैं बी ई वो लिए गए हैं। नेदरलैंड, नेदरलैंड के जो पहले दो अल्फाबेट्स हैं एन और ई वो लिए गए। और तीसरा कंट्री है लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग जो है उसके जो पहले तीन अल्फाबेट्स हैं एल यू एक्स वो लिए गए। तो इन तीनों को मिला के ये बन गया बेनिलक्स, बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। अच्छा, अजानें जो है ना यहाँ मेरे आसपास ना कम से कम कोई 7 8 मसाजिद होंगी। तो ये अजानें ना 8 बजे शुरू होती हैं और ये चलती रहती हैं। तो मैंने इसके बारे में पूछा था, तो मुझे कारी साहब ने कहा था कि अगर आप किसी एक अजान को तवज्जो से सुन लेते हैं और आप उसको प्रॉपर एहतराम देते हैं, तो फिर बाकी जो है ना वो फिर आपके ऊपर लाजिम नहीं है। अच्छा, तो ये बेनेलक्स कंट्रीज हैं बच्चों, तीन कंट्रीज हैं। इसमें से सबसे पहले है बेल्जियम। बेल्जियम में एक तो यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है। बेल्जियम के अंदर नेटो का हेडक्वार्टर है। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स। तो ये दोनों यूरोपीय यूनियन और नेटो के हेडक्वार्टर्स जो है ये ब्रसल्स के अंदर है। फिर बेल्जियम को कहा जाता है द कॉकपिट ऑफ यूरोप। यूरोप में जब लड़ाई हुआ करती थी, तो जर्मनी और फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी आप देखें ये एक दूसरे के मुखालिफ थे। सेकंड वर्ल्ड वार में भी एक दूसरे के मुखालिफ थे। और यहाँ पे अगर आप नॉर्थ सी की तरफ जाएं, तो नॉर्थ सी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलते हैं, तो बेल्जियम जो है बच्चों इसको कहा जाता था द कॉकपिट ऑफ यूरोप। जर्मनी और फ्रांस ये आपस में लड़ते थे, तो देखें बेल्जियम दरमियान में। अब जहाँ जर्मनी और फ्रांस का आपस का बॉर्डर है, दोनों को पता है यार फ्रांस पे अगर हमला होगा तो किसने करना है, जर्मनी ने करना है। और जर्मनी पे हमला होगा तो फ्रांस ने करना है। मतलब हिस्ट्री इनकी ऐसे चलती रही। तो इन दोनों ने जो इनका साथ का बॉर्डर था, मतलब जो मेन बॉर्डर है फ्रांस और जर्मनी का, वहां पे तो बड़ी हैवी फौज जो है ना वो दोनों तरफ से डिप्लॉय होती है। तो फिर इनको लगता है कि यार आसान रास्ता क्या है, आसान रास्ता ये है कि हम बेल्जियम को क्रॉस करें और फ्रांस पे हमला कर दें। और फ्रांस के लिए आसान रास्ता ये है कि ये बेल्जियम को क्रॉस करे और जर्मनी पे हमला कर दे। तो यूं दोनों की लड़ाई में और तीसरा बरतानिया, इन तीनों की लड़ाई में बेल्जियम खाम खा रगड़ा जाता। मतलब ये कहता था मैं न्यूट्रल स्टेट हूँ, तो वो कहते थे नहीं जी आप न्यूट्रल हो नहीं सकते। आप अगर न्यूट्रल होंगे तो हम जंग कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो अल्टीमेटली
डिस्ट्रक्शन जो है ना बेल्जियम की वो पक्की होती थी, तो इसीलिए इसको कहा जाता है द कॉकपिट ऑफ यूरोप। फिर यहाँ पे लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग ये छोटा सा कंट्री है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, आप लोग शायद हैरान हो उसको देख के। अगर आपको आपसे ये पढ़ा जा रहा है तो देखें, जहाँ पे लग्जमबर्ग है, ये जो पर्पल कलर का एक कंट्री है, इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का बेल्जियम है, तो देखें लग्जमबर्ग के बिल्कुल साथ ग्रीन कलर में भी लिखा हुआ है लग्जमबर्ग। आपने देखा होगा कि एक कंट्री में उसी नाम का सिटी भी होता है, लाइक कुवैत के अंदर है कुवैत सिटी। लेकिन यहाँ पे ये मामला डिफरेंट है कि लग्जमबर्ग के नाम का जो शहर है ना बच्चों, वो बेल्जियम में है। लग्जमबर्ग नाम का जो शहर है वो बेल्जियम में है, लेकिन लग्जमबर्ग नाम का एक अलग कंट्री भी है। और फिर ये ऊपर है नेदरलैंड्स। नेदरलैंड जो है, इसका पुराना नाम है हॉलैंड। अभी भी इसका एक इलाका है जिसको साउथ हॉलैंड कहते हैं। नेदरलैंड के जो रहने वाले लोग हैं ना बच्चों, उनको कहते हैं डच। तो नेदरलैंड के लोगों को तीन डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है: डच, हॉलैंड और नेदरलैंड। हॉलैंड जो है, ये इसका मैंने आपको बताया पुराना नाम है, और इसका जो नया नाम है वो है नेदरलैंड। नेदरलैंड जो है, यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो नेदरलैंड के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है फ्लावर्स की, तो इसीलिए नेदरलैंड को द लैंड ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, द लैंड ऑफ फ्लावर्स। इसी तरह से इसको द फ्लावर गार्डन ऑफ यूरोप भी कहते हैं। और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ड्राई मिल्क का। तो ड्राई मिल्क का भी ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ओके। फिर इसके बाद है बच्चा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड भी बेल्जियम की तरह का ये कंट्री है, लेकिन ये लैंड लॉक कंट्री है। इसकी भी एक साइड पे जर्मनी है, दूसरी साइड पे फ्रांस है। फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आया 1789 में, तो उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट की हुकूमत आई। नेपोलियन बोनापार्ट जो है, ये पूरे यूरोप के ऊपर हुकूमत चाह रहा था। तो अल्टीमेटली यूरोप में दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई, और फिर यूरोप ने डिसाइड किया कि नेपोलियन को मिलके मैनेज किया जाए। तो 1815 में जब नेपोलियन से इनका छुटकारा हुआ, तो फिर इन्होंने आपस में बैठ के एक एग्रीमेंट किया जो कहलाता है कांग्रेस ऑफ वियना। अब ये जो कांग्रेस ऑफ वियना है ना बच्चों, इसके अंदर बैठ के यूरोपियन कंट्रीज आपस में डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर हम कैसे यूरोप में एक बैलेंस ऑफ पावर रखेंगे। उस बैलेंस ऑफ पावर को जो भी खराब करने की कोशिश करेगा उसको हम मैनेज करेंगे वगैरह, इस तरह के मामला थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो ये कि इसी कॉन्फ्रेंस में स्विट्जरलैंड कहता भाई मुझे तो माफ रखो, ये बड़े कंट्रीज की जो लड़ाई है ना, इसमें मैं खाम खा रगड़ा जाऊंगा, तो मैं किसी लड़ाई में नहीं आता। और ये जो बड़े कंट्रीज है उनको भी ये था कि यार लड़ाई तो ठीक है हमारी होनी है, लेकिन कल को लड़ाई के बाद अगर हम सुलह के लिए बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे। तो कोई एक ऐसा इलाका भी होना चाहिए कि जहाँ पे जो किसी भी लड़ाई का हिस्सा ना हो। तो यूं इन कंट्रीज ने स्विट्जरलैंड को ये अश्योर किया कि ठीक है, स्विट्जरलैंड अगर न्यूट्रल कंट्री बनना चाहता है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो स्विट्जरलैंड इसके बाद से किसी जंग का हिस्सा नहीं बना। स्विट्जरलैंड की फौज भी नहीं है, इसका जो डिफेंस है वो भी यूरोप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही वजह है कि जब हम स्विट्जरलैंड को देखते हैं, यहाँ पे देखें जेनेवा नाम का एक सिटी है जिसको कहते हैं द सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड ऑफिसेज यहाँ पे हैं। टोटल 22 ऐसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेड ऑफिस जेनेवा में। और फिर ये एक दूसरा शहर है लुज़ाने। ट्रीटी ऑफ लुज़ाने 1923 में हुई थी, जिसके बाद तुर्की में खिलाफत को ख़त्म किया गया था, तो ये बड़ी फेमस है। दो ट्रीटीज हुई थी, पहली ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो कि 1919 में हुई थी, और जो दूसरा पीस एग्रीमेंट हुआ था
वो ट्रीटी ऑफ लोज़ाने हुआ था। और यहाँ पे आप देखें तो ये इसका कैपिटल है बर्न। ये जो बर्न है ये जर्मन कैपिटल से मिलता जुलता है। जो जर्मन कैपिटल है वो है बर्लिन, और ये है बर्न। और यहाँ पे ये देखें, ये है ज्यूरिच। ज्यूरिच जिसमें फीफा का हेडक्वार्टर है। तो ये चार इसके बड़े और फेमस सिटीज हैं: जेनेवा, लोज़ाने, बर्न और ज्यूरिच। बच्चों, ये आपके सामने है जेनेवा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक सिटी बताया था, जेनोवा, GENOA। क्या आपको याद है वो जेनोवा किस कंट्री का सिटी है? सर इटली का। हाँ, शाबाश। जेनोवा जो है वो इटली का शहर है, और जो जेनेवा है ये स्विट्जरलैंड का शहर है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जेनेवा, सॉरी, स्विट्जरलैंड जो है ये एक न्यूट्रल स्टेट था। तो इसीलिए अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस, अक्सर जो समिट्स होते थे, अक्सर कॉन्फ्रेंसेस यूरोप के बिहाफ पे जो की जाती थी वो स्विट्जरलैंड में की जाती थी। तो उसमें भी जेनेवा का शहर बड़ा खूबसूरत शहर है। तो इसको इसीलिए सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी कहते हैं, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। और लीग ऑफ नेशंस के नाम से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, लीग ऑफ नेशंस के नाम से। तो लीग ऑफ नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो भी जेनेवा में था। फिर बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई और लीग ऑफ नेशंस की जगह यूनाइटेड नेशंस के नाम से एक इदारा बनाया गया, तो लीग ऑफ नेशंस के जो दफातर थे वो भी यूनाइटेड नेशंस को दे दिए गए। तो यूनाइटेड नेशंस का अभी जो हेड क्वार्टर है वो तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो उसका सेकंड ऑफिस है वो अभी भी जेनेवा में है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, रेड क्रॉस, ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। तो ये कहाँ पे हैं? ये भी यहीं पे लोकेटेड है, जेनेवा में। फिर बच्चों एक इदारा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हर साल जब यूनाइटेड नेशंस का सेशन अटेंड करने के लिए दुनिया के लीडर्स जाते हैं, तो फिर वहां से वापसी पे ये इधर जेनेवा में रुकते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट है उसको अटेंड करते हैं। और फिर वहां पे ये बताते हैं कि इनकी पॉलिसीज क्या है। अब बच्चों ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका भी हेड ऑफिस जेनेवा में। अलबत्ता वो जो फेमस इजलास हर साल होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है डेवोस में। डेवोस, आप ये समझ लें कि ये एक टाउन है जेनेवा के आसपास ही। तो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इजलास होता है वो डेवोस में होता है, DAVOS, डेवोस। अलबत्ता उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? वो जेनीवा में लोकेटेड है। फिर बच्चों यहाँ पे जो दूसरा एक फेमस सिटी है ज्यूरिच। ज्यूरिच में फीफा का हेड ऑफिस है, फीफा। इसका एब्रीवेशन भी आपको आना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है। फेडरेशन ऑफ, एफ से फेडरेशन, उसके बाद ऑफ है, और फिर आई से है इंटरनेशनल, और दूसरा जो एफ है वो फुटबॉल के लिए, और जो आखिर में ए है वो एसोसिएशन के लिए। ये जो सामने आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है इसकी सीक्वेंस ठीक नहीं है। ये है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ये अब ठीक है। तो एग्जाम में आता है ICC का हेड ऑफिस किधर है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका हेड ऑफिस जो है वो दुबई में है। फीफा का आ जाता है तो वो ज्यूरिच में है। और तीसरा जो है, तीसरा जो हेड ऑफिस पूछता जाता है वो ओलंपिक्स का है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। उसका हेड ऑफिस बच्चों लुज़ाने में है।
ये आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा मुझसा मुश्किल नाम है, लोज़ैने। तो लोज़ैने में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी, उसका हेड ऑफिस है। और लुधियाने में भी मैंने आपको बताया था, वो 1923 का फेमस ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ लुधियाने, जिसके बाद तुर्की से खिलाफत को खत्म किया गया था। ये डायलॉग जो है ये 1922 में शुरू हुए थे, 23 में कंक्लूड हुए थे। तो बेसिकली ट्रीटी कब हो रहा है? ट्रीटी 1923 में हो रहा है। बच्चों, ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना, ये 1894 में बनाई गई थी। और ये इसलिए बनाई गई थी कि पहले यूरोप में गेम्स हुआ करते थे। ये गेम जो है ये एथेंस के आसपास होते थे, जो आज के दिन का इटली और यूनान है। इसके अलावा तुर्की के कुछ इलाके, इन इलाकों को उस वक्त यूनान ही कहते थे। और इन एरियाज में 158 स्टेट्स होती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन कोई 2,500 साल पहले की। तो यूनान और इसके आसपास, ये हम पढ़ेंगे भी आगे चल के, कोई 2,500 साल पहले की बात है। 158 रियासतें होती थी, छोटी छोटी। तो ये रियासतें जो हैं ये आपस में लड़ती रहती थी, और ताकत के मुजाहरे के लिए ये आपस में गेम्स भी करवाया करती थी। तो ये जो गेम्स होते थे, ये कब शुरू हुए? ये 776 BC में स्टार्ट हुए। मतलब ये कि आज से कोई 2800 साल पहले शुरू हुए थे। कहाँ पे शुरू हुए थे? एथेंस में शुरू हुए थे। आज भी यूनान का जो कैपिटल है उसको एथेंस कहते हैं। और फिर 393 BC में, जब इनकी फेमस लड़ाइयाँ चल रही थी पेलोपोनेजियन वार्स के नाम से, पेलोपोनेजियन वार्स, तो फिर ये ओलंपिक भी खत्म हो गए। अब दोबारा 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई, जिसको टास्क टास्क दिया गया कि वो इन खेलों को दोबारा से बहाल करें। तो फिर मॉडर्न ओलंपिक जो हैं ये दोबारा एथेंस से स्टार्ट हुए, 1896 में स्टार्ट हुए। तो इनको इसलिए एथेंस ओलंपिक्स भी कहते हैं। दोबारा कब शुरू हुए हैं? 1896 में। और हर 4 साल बाद ये मुनक्कद किए जाते हैं। तो 1896 के बाद डेफिनेटली 1900 में होंगे, फिर 1904 में होंगे। जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप है वो भी हर 4 साल बाद होता है, क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो भी 4 साल बाद होता है, लेकिन जो T20 का वर्ल्ड कप होता है वो 2 साल बाद होता है। अच्छा, अब ये जो ओलंपिक्स हो रहे थे ना बच्चों, ये हो रहे थे मोस्टली गर्मियों में। तो फिर सर्दियों में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे ठंडे इलाकों में रहते हैं, लाइक नॉर्वे के जो लोग हैं या स्वीडन के जो लोग हैं, तो वो ऐसे गर्म इलाकों में आके परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये कहा गया कि ये उन लोगों के साथ इनजस्टिस है। तो समर ओलंपिक्स के साथ साथ विंटर ओलंपिक्स भी शुरू किए जाए। तो फिर ये किया गया कि 1924 से विंटर ओलंपिक्स भी शुरू कर दिए गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए कि ओलंपिक्स कितने साल बाद होते हैं, तो भाई ओलंपिक 4 साल बाद ही होते हैं। ये विंटर ओलंपिक्स जो है ये भी हर 4 साल बाद होते हैं। अब 2020 में 2020 में टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे, जो समर ओलंपिक्स है ना बच्चों। क्योंकि ओलंपिक ओरिजिनली वही थे जो समर ओलंपिक्स हैं, तो अभी भी उनको ओलंपिक्स ही कहा जाता है, उनके साथ समर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन जो विंटर ओलंपिक्स है ना, इनको सिर्फ ओलंपिक्स नहीं कहा जाता, इनको जब भी लिखा जाता है इनको विंटर ओलंपिक्स लिखा जाता है। तो ओलंपिक्स और चीज है, विंटर ओलंपिक्स जो है ये और चीज है। ओलंपिक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 के जो ओलंपिक्स थे ना वो टोक्यो में हुए थे। अब 4 साल कब पूरे हैं? 2024 में पूरे हो रहे हैं। तो 2024 में जो ओलंपिक्स हैं वो होंगे पेरिस में। और फिर जब इसके 4 साल पूरे हो जाएंगे, तो फिर जो नेक्स्ट ओलंपिक्स हैं वो 2028 में होंगे, और वो लॉस एंजलिस में होंगे, अमेरिका में। और जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो 2022 में हुए थे, बीजिंग में हुए थे। और इसके बाद उसके 4 साल कब पूरे हो रहे हैं? 2026 में हो रहे हैं। तो
वो इटली का शहर है मिलान, जिसको मैंने बताया था द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो मिलान में होंगे, इटली में होंगे। तो हर 4 साल बाद होते हैं। लंदन जो है ये ऐसा वाहिद सिटी है जो अब तक 3 बार ओलंपिक्स को होस्ट कर चुका है। समर ओलंपिक्स की बात हो रही है, जब मैं सिर्फ ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं तो मैं समर ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं। और इसके अलावा जो लॉस एंजलिस है जिसमें 2028 में ओलंपिक्स होंगे, वो इससे पहले 2 बार होस्ट कर चुका है। जब 2028 के ओलंपिक्स वहां पे हो जाएंगे तो वो भी लंदन के मुकाबले में आ जाएगा, वो भी 3 बार होस्ट कर लेगा। इन ओलंपिक गेम्स में बच्चों, जिस बंदे ने सबसे ज्यादा मेडल्स हासिल किए हैं उसका नाम है माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स जो है ना, ये 2000 से लेके 2016 तक इसने ओलंपिक्स में टोटल 28 मेडल्स हासिल किए, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल्स हैं। अब आप ये देख लेंगे पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में आज तक सिर्फ 10 मेडल विन किए। 10 मेडल, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल है। और इस एक शख्स ने 23 गोल्ड मेडल लिए और टोटल 28 मेडल्स विन किए। और आप यहाँ पे गौर करें कि जो सेकंड है वो एक फीमेल है। तो ये फीमेल में नंबर 1 है, जिसका नाम है लैरिसा लैटिनिना, जो कि सोवियत यूनियन से थी। अब आप इसको रशिया कह सकते हैं। तो इसके टोटल मेडल्स की तादाद 18 है। और जो माइकल फिलिप्स है, इसके सिर्फ गोल्ड मेडल्स की तादाद 23 है। तो ये एग्जाम में, अब तो खैर मैंने नहीं देखा, लेकिन ये आया करता था, एक फेमस, आप समझ लें कि स्विमर था। ये पूछा जाता है कि माइकल फिलिप्स, इसका ताल्लुक कहाँ से था, तो ये अमेरिकन था। क्या था, ये एक स्विमर था। तो बच्चों, माइकल फिलिप्स को आपने याद रखना है। और ये गेम्स आते रहते हैं एग्जाम में। 2020 के कब हुए थे, कहाँ पे हुए थे? टोक्यो में हुए थे। जैसे आपने देखा था ना कि फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हुआ है, तो उससे पहले मुसलसल आ रहा था कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा। तो अब 2024 के जो ओलंपिक्स है ना, ये पेरिस में होने। तो ये अब एग्जाम में आया करेंगे। तो ये आपने याद रखना है, 2024 के ओलंपिक्स पेरिस में होंगे। फिर जब ये हो रहे होंगे तो जो इसमें नए रिकॉर्ड्स बन रहे होंगे वो आपने नोट करने। ओलंपिक रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है। और फिर इसके अलावा जब ये ओलंपिक्स हो जाएंगे तो ये पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल्स विन किए। और पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी ने विन कर लिया तो अरशद नदीम से उम्मीद है शायद वो विन कर जाए। तो फिर वो भी एग्जाम में आएगा। और हाँ, एक और चीज, 2025 की बच्चों जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, वो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है। 2024 में T20 का वर्ल्ड कप होना है, और वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने मिलकर होस्ट करना है। फिर 2025 में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। वो भी वर्ल्ड कप की तरह ही होती है, उसमें भी सारे दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं वो सारी पार्टिसिपेट करती हैं। तो उसको होस्ट कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। वो भी बहुत बार आगे चल के एग्जाम्स में आएगा। तो ये बाकी चीजें हमने डिस्कस करनी है कि 2026 के जो है वो मिलान इटली में होने हैं, वो विंटर ओलंपिक्स हैं। तो 2028 के जो ओलंपिक्स हैं वो लॉस एंजलिस यानी कि अमेरिका में। पाकिस्तान की अगर हम ओलंपिक परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई पाकिस्तान ने अब तक टोटल 10 मेडल्स विन किए हैं। जिसमें से 3 जो हैं वो गोल्ड मेडल्स हैं। 8 मेडल्स हमने टोटल हॉकी में हासिल किए हैं, 2 जो है वो अदर स्पोर्ट्स में हैं, जिसमें से एक रेसलिंग का है और एक बॉक्सिंग का। पाकिस्तान ने जो सबसे पहला मेडल विन किया था वो 1956 में विन किया था। और जो आखिरी मेडल विन किया वो 1992 में विन किया। सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने रोम ओलंपिक्स जो कि 1960 में हुए थे, उसमें पाकिस्तान ने 2 मेडल्स विन किए थे। इससे आगे है बच्चों बाल्टिक स्टेट्स। ये बाल्टिक स्टेट्स ना, एग्जाम में तो मैंने नहीं देखा है इनको, लेकिन ये इंटरव्यूज में अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि बाल्टिक स्टेट्स में कितने कंट्रीज हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो ये 3 ही कंट्रीज हैं, लिथुआनिया, लाटविया और इस्टोनिया। इसके अलावा तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बस आपने इसको याद रखना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको रशिया नजर आ रहा है। इसका नाम मैंने बताया था, इस इलाके का समझाया भी था। कोई मुझे बता सकता है बच्चों, रशिया के इस टुकड़े को क्या कहते हैं जो यहाँ पे आया हुआ है?
रशिया पीछे खत्म हो गया, फिर आगे बेलारूस है, इधर ये वाले कंट्रीज हैं। और फिर जब इन कंट्रीज को क्रॉस करेंगे तो आगे आप यहाँ पे देखें ये छोटा सा हिस्सा जिसका नाम लिखा हुआ है रशिया। इस इलाके का नाम मुझे कोई बता सकता है? हाँ, क्रीमिया स्टेट है। नहीं। ये मैंने आपको बताया था कि इसका नाम लेनिन के नाम के ऊपर है। ग्रैड कहते हैं सिटी को, तो लेनिन ग्रैड। और इसके पीछे के भी लगा हुआ है, तो हम के याद रखने के लिए के को साइलेंट कर देते हैं और इसको लेनिन ग्रेड पढ़ते हैं ताकि ये हमें याद भी रहे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक समंदर है जिसका नाम है बाल्टिक सी, तो इस समंदर की निस्बत से इनको बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। फिर बच्चों स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया ये 5 कंट्रीज हैं इसके अंदर। इनको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बना लेते हैं फाइंड्स के नाम से। एफ फॉर फिनलैंड, आई फॉर आइसलैंड, एन फॉर नेदरलैंड, डी फॉर डेनमार्क एंड एस फॉर स्वीडन। तो ये टोटल 5 कंट्रीज हैं। फिर इन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फैरो आइलैंड्स हैं। फैरो आइलैंड्स के बारे में पूछा जाता है ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये डेनमार्क के पास है। ग्रीनलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है वो किसके पास है, वो भी डेनमार्क के पास है। डेनमार्क खुद यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है। और ये जो फिनलैंड है ये बहुत खूबसूरत कंट्री है, तो इसको कहते हैं द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। यहाँ पे बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं। आइसलैंड जो है बच्चों, इसको द सेफेस्ट कंट्री आई थिंक ये 2023 में डिक्लेयर किया गया था और इसका मुकाबला था यूएई के साथ। तो 2024 में कौन सा है इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। द सेफेस्ट कंट्री। और जो आइसलैंड की पार्लियामेंट है वो दुनिया की सबसे कदीम पार्लियामेंट। बरतानिया में पार्लियामेंट कब बनती है, वो 13वीं सदी में बनती है। बरतानिया की पार्लियामेंट को कहा जाता है द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स। लेकिन जो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है बच्चों वो आइसलैंड की है। फिर यहाँ पे वही जो डेनमार्क है, डेनमार्क को कहा जाता है द मदर इन लॉ ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप की सास। अब ये मदर इन लॉ इसको इसलिए कहा जाता है भाई कि 1814 में एक बादशाह था जिसका नाम था क्रिश्चियन 9। उसकी शादी हुई और फिर इन्होंने इनके यहाँ 6 बच्चे पैदा हुए, तो उन 6 बच्चों के लिए इन लोगों ने ये किया कि उनकी शादियां डिफरेंट कंट्रीज में की और बादशाहों के खानदानों में की। कहा जाता है कि इनमें से अक्सर के जो बच्चे थे, मतलब जो इनकी बेटियां या बेटे थे जिनकी इन्होंने शादियां की थी, उनकी जो आगे औलाद थी फिर वो अपने अपने कंट्रीज में मोनार्क बनी। तो इसलिए इसको कहा जाता है द मदर इन लॉ ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप की नानी अम्मा। फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है सन्ना मैरिन। क्योंकि बच्चों ये भी जो फिगर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं क्योंकि इलेक्शंस आपको पता है इस साल भी मतलब हर महीने में कोई 1 2 3 कंट्रीज में इलेक्शंस होते रहते हैं। तो जैसे इसके बारे में है कि ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सना मैरिन जो है इसका ताल्लुक फिनलैंड से है, तो आपने गूगल करना है द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ताकि ये क्रॉस चेक हो जाए। स्कैंडिनेविया की हम बात कर रहे हैं तो नोबेल प्राइज की भी बात होगी। नोबेल पीस प्राइज जो है वो देता है नॉर्वे। जो बाकी नोबेल्स हैं वो देता है स्वीडन। नोबेल जो है ये टोटल इन 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। जो पहली 5 कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ये दे रहा है स्वीडन। और ये जो एक पीस वाली कैटेगरी है ये देता है नॉर्वे। और ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि इसको कब नोबेल में ऐड किया गया। तो शुरू में नोबेल जो है ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता था, फिर 1968 से इकोनॉमिक्स का नोबेल भी दिया जाने लगा। तो टोटल 6 कैटेगरीज हैं जिनमें से 5 कैटेगरीज
जो है ये 1901 में शुरू हुई थी, और छठी कैटेगरी इकोनॉमिक्स की 1968 में शुरू हुई। 5 कैटेगरीज में नोबेल जो है वो स्वीडन देता है, एक कैटेगरी का जो नोबेल है वो नॉर्वे देता है। तो ये वो सिक्का है, अल्फ्रेड नोबेल, जिसने डायनामाइट बनाया था, फिर उसने अपनी वेल्थ को डोनेट कर दिया था ताकि जो लोग अच्छा साइंटिफिक वर्क करते हैं या दुनिया में अमन को प्रमोट करने के लिए कोई सर्विसेज परफॉर्म करते हैं तो उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा बच्चों, नोबेल को डिक्लाइन कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अक्सर लोग कर जाते हैं। लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज होता है ना, ये किसी ऐसे शख्स को दिया जाता है कि जो कंट्रोवर्शियल नहीं होता। लेकिन फिर भी ली डक थो ये वाहिद ऐसा पर्सन है जिसने नोबेल पीस प्राइज को डिक्लाइन कर दिया था। 1973 में इसको जब नोबेल दिया गया तो इसके साथ दिया जा रहा था हेनरी किसिंजर को। ये जो ली डक थो है, ये पॉलिटिशियन था वियतनाम का। तो एक तरफ इसको नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा था और दूसरी तरफ हेनरी किसिंजर को दिया जा रहा था। बेसिकली हेनरी किसिंजर जो है ये अमेरिकन एक फेमस जो है डिप्लोमेट था। तो अमेरिका ने तो इन्वेड किया था वियतनाम को, और अमेरिका ने इतने इनके लोग कत्ल किए थे, इतने बम गिराए थे वियतनाम के ऊपर। तो फिर एहतजाजन इसने कि इसको किस खुशी में दे रहे हो, तो अगर ये भी डिजर्व करता है नोबेल पीस प्राइज, तो इसने कहा फिर मैं डिजर्व नहीं करता। तो इसने नोबेल पीस प्राइज लेने से इनकार कर दिया था, ली डक थो। सबसे ज्यादा नोबेल विनर यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, 413 इनकी तादाद है। तादाद तो आपने याद नहीं रखनी, बस आपने ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा नोबेल विनर्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये करते हैं यूएसए से। और पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड से कोई भी नोबेल विन नहीं कर रहा, तो इंग्लैंड जो है वो वहीं पे खड़ा हुआ है 138 पे। अलबत्ता जर्मनी से 2-3 लोगों ने विन किए हैं, तो इनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप पहले 3 याद कर लें, क्योंकि एक टाइम था जब ये पूछा जाता था सबसे ज्यादा नोबेल किस कंट्री ने विन किए हैं, अब सेकंड भी पूछ लेते हैं। तो आप थर्ड तक याद कर लें, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, और फिर जर्मनी। अगर कॉन्टिनेंट का पूछा जाए किस कॉन्टिनेंट ने सबसे ज्यादा नोबेल विन किए हैं, तो वो फिर विन किए हैं यूरोप ने। इसराइल ने कितने विन किए हैं? 13 है। इंडिया के 10 है। मुस्लिम वर्ल्ड में जो पहला नोबेल है वो अनवर सादात को मिला था, जो कि इजिप्शियन जो है प्रेसिडेंट थे। सबसे ज्यादा नोबेल भी 4 नोबेल जो है वो इजिप्ट ने विन किए हुए। 14 है। चले वैसे मैंने इसको आज 4 पढ़ा था कहीं पे। एनीवेज सबसे ज्यादा जो है नोबेल वो तो इजिप्ट ने ही विन किए। सब कॉन्टिनेंट में पूछा जाता है सबसे पहला जो नोबेल था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको लिटरेचर में नोबेल दिया गया था 1913 में। ये एग्जाम में आता है बच्चों, बहुत बार आता है। इनकी एक पोएट्री की कलेक्शन थी गीतांजलि के नाम से, तो उसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया, सॉरी लिटरेचर प्राइज दिया गया था। और यही वो शख्स हैं जिन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है। इंडिया के नेशनल एंथम का मैंने आपको नाम बताया था, जाना गाना माना, रविंद्रनाथ टैगोर। और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनका भाई जो है वो पहला शख्स था हिंदुस्तान से जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था। अब इसका नाम तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन वो इसका भाई था जो कि पहला सिविल सर्वेंट बना था इंडिया से। अच्छा बच्चों, हमारा ये जो सेशन है ये एक्सपायर होने जा रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि जूम के ऊपर वो जो नई कंडीशन है उसमें यह है कि आप एक सेशन क्लोज करने के बाद 10 मिनट का गैप दे के फिर अगला सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला सेशन है वो इंशाल्लाह 9 बजे शुरू होगा। जैसे ही ये 10 मिनट का टाइम पूरा होगा मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूँ। यहाँ तक मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ जो पूछनी है, जो कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
ऐसे जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे तो उसमें WHO WTO का तो पता है, लेकिन उसके नीचे आपने रेड क्रॉस और ITU लिखा हुआ था। इनको तो थोड़ा एक्सप्लेन करना कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और और ITU किसके। जो ITU है ना, ये तो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। यू यू से नहीं, मेरे माइंड में आ रहा क्या है, पर ये टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से है। और जो रेड क्रॉस है, ये पीस के लिए काम करती है, और अगर जंग हो रही होती है तो ये वहाँ पे जो जख्मी होते हैं, ये उनको हेल्प आउट करती है। इनमें से जो रेड क्रॉस है वो इम्पोर्टेंट है, ITU जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नोबेल जो है बच्चों, ये अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट के इन्वेंटर हैं, तो इनकी जो भी इनकी सेविंग्स थी, प्रॉपर्टी थी, वो इन्होंने डोनेट कर दी थी। और फिर वहीं से, उसी मनी से जो है वो प्राइस मनी नोबेल की वो डिसाइड होती है। पाकिस्तान में दो लोगों ने इसको विन किया, जिसमें एक है मलाला यूसुफजई, जिसको 2014 में मिला था। शी इज़ द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर। और इनके साथ शेयर किया था एक इंडियन थे, कैलाश सत्यार्थी, उन्होंने। और इससे पहले पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था फिजिक्स में 1979 में। और इनकी जो अ, वो बेसिकली वो जो थ्योरी थी जिसकी वजह से इनको मिला था, वो थी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। GUT के नाम से उसको लिखा जाता है, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। बांग्लादेश के हैं डॉक्टर यूनस। अ, ये भी पूछा जाता है कि ग्रामीण बैंक का फाउंडर कौन था, तो ये डॉक्टर यूनस है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ डॉक्टर यूनस के क्लैशेस चल रहे हैं। क्योंकि वो एक डिक्टेटर है, और उसको लगता है कि उसका जो नेक्स्ट पोटेंशियल कॉम्पिटेंट हो सकता है, कंपेटिटर हो सकता है बांग्लादेश में, वो डॉक्टर यूनस होगा। तो इसलिए डॉक्टर यूनस को जो है, आई थिंक इम्प्रिजन भी किया उन्होंने। एनीवेज, तो पूछा जाता है कि बांग्लादेश की तरफ से नोबेल विनर कौन है, डॉक्टर यूनस है। ग्रामीण बैंक का फाउंडर पूछा जाता है तो डॉक्टर यूनस है। और इसी वजह से इन्होंने, क्योंकि बांग्लादेश के हालात चेंज किए थे, तो इनको नोबेल दिया गया था। देन एक फीमेल है मैरी क्यूरी। इनके जो हस्बैंड थे पेरी क्यूरी, उनको भी दिया गया था, ये मैरी क्यूरी को भी दिया गया था। फिर जो मैरी क्यूरी हैं, ये पहली पर्सनैलिटी है जिन्होंने 2 बार नोबेल विन किया था। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 3 बार नोबेल प्राइज विन कर चुकी है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। लाइनस पॉलिंग जो है, इनको पहले केमिस्ट्री में मिला था, फिर जब इन्होंने देखा एटम बम इतना ज्यादा तबाही मचा सकता है, तो फिर इन्होंने जो है एटम बम के खिलाफ तहरीक चलाई थी। तो इसीलिए फिर इनको दूसरा जो नोबेल है वो पीस में दिया गया। वो ये था बच्चों नोबेल के हवाले से। और फिर यहाँ पे जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे क्योंकि बल्कान की पहाड़ियाँ हैं, तो उन बल्कान की पहाड़ियों की वजह से इन 11 कंट्रीज को कहा जाता है बल्कान की रियासतें। यहीं पे आप देखें, वो ग्रीस जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यूनान, वो भी यहीं पे है। और रोमानिया, इसके अलावा सर्बिया, कोसोवो, जो 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं यूरोप के, बोस्निया और अल्बानिया, वो भी इसी रीजन में लोकेटेड है, अल्बानिया और बोस्निया। और कोसोवो के नाम से एक मुस्लिम रीजन भी है यहाँ पे, जिसने 2006 में अपनी आज़ादी का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अभी तक इसको मेंबरशिप नहीं मिल सकी यूनाइटेड नेशंस की। बल्कान की 2 जंगें भी हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी दो। एक पहली जो जंग थी वो 1912 में हुई थी। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ी थी आज़ादी हासिल करने के लिए। और फिर 1913 की दूसरी लड़ाई, एक इनकी आपस की लड़ाई थी जिसमें ये सरहदों का इशू था। बच्चों,
ये जो रीजन है ना आपके सामने, इस रीजन ने यूगोस्लाविया के नाम से एक फेडरेशन बनाई थी। ये फेडरेशन 1918 में बनाई थी, सोवियत यूनियन से बचने के लिए बनाई थी। लेकिन ये फेडरेशन जो है ये 1992 में यूगोस्लाविया जो है वो डिसॉल्व हो गया। लेकिन फिर भी सर्बिया और इसके साथ मोंटीनेग्रो, इन्होंने कोशिश की, सर्बिया और मोंटीनेग्रो इन्होंने कोशिश की कि हम इसको चलाएंगे आगे। एनीवेज, मोंटीनेग्रो जो है ये सर्बिया से कब अलग हुआ था ये एग्जाम में आता रहता है। ये आई थिंक प्रीवियसली भी किसी पेपर में मैं ड्यूटी कर रहा था तो वहां में मैंने देखा था। तो ये मोंटीनेग्रो जो है ये सर्बिया से 2006 में अलग हुआ था। तो मोंटीनेग्रो 2006 में आज़ाद हुआ था सर्बिया से। और ये कोसोवो है, कोसोवो जो है ये सर्बिया का इलाका है। इन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान तो कर रखा है, और लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी तक इनको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप नहीं मिल सकी है। जब ये एक मुल्क डिक्लेयर हो जाएगा तो ये तीसरा मुस्लिम कंट्री बन जाएगा यूरोप का। बाकी इस रीजन के अदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बनते। ये बेलग्रेड है। ग्रेड मैंने आपको बताया सिटी को कहते हैं, बेल वो सफ़ेद को कहते हैं वहाँ पे। तो द वाइट सिटी, इस फेमस बिल्डिंग की वजह से जो बेलग्रेड है उसको द वाइट सिटी कहते हैं। और यहाँ पे देखें बच्चों, इटली, इटली के साथ ये आयोनियन सी, नहीं, ये बेटा सल्तनत उस्मानिया से अलग हुए हैं। ऑटोमन कैलिफेट से ये अलग हुए थे 1912 में। बल्कान वार जो है ना, कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ना उसकी इब्तदा बल्कान वार से हो गई थी। तो कभी भी वर्ल्ड वार जो है वो अचानक शुरू नहीं होती, उससे पहले छोटी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। नहीं नहीं, ये उनमें शामिल नहीं है। उनमें बेलारूस वगैरह की रियासतें। हाँ, रोमानिया शायद हो। कुछ रियासतें इनमें से ऐसी हैं जो यूएसएसआर से अलग हुई थी। जो आप ये समझ लें कि वो रियासतें जो इस इत्तेहाद में शामिल नहीं हुई, लाइक ये रोमानिया है, बल्गारिया है। तो ये जो रियासतें हैं ये यूएसएसआर का हिस्सा थी। अलबत्ता ये जो अल्बानिया वगैरह हैं ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थी। इस रीजन के अंदर ये मुस्लिम कंट्रीज भी इसलिए हैं कि ये रीजन जो है सल्तनत उस्मानिया के साथ कनेक्ट था। तो फिर यहाँ पे आके उस्मानी जो हैं, तुर्क जो हैं, वो यहाँ पे आके सेटल हुए थे। ये बच्चों इटली के जो समंदर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये टेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी और ये आयोनियन सी। अब इस आयोनियन सी से अगर आप इस साइड पे हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एजियन सी। तो बेसिकली ये जो एजियन सी है ये हिस्टोरिकली आप समझ लें कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। इस सी के आसपास वो 158 रियासतें थी जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जिनको कहते थे ग्रीक सिटी स्टेट्स। तो ये जो येलो एंड ये जो पर्पल सा कलर आपको नजर आ रहा है, ये सारा ये वो रियासतें हैं। तो इन्हीं रियासतों में बच्चों एथेंस और स्पार्टा ये दो बड़ी रियासतें थी। ये स्पार्टा है और ये एथेंस है। एथेंस आज भी मैंने आपको बताया साइप्रस यानी कि कब्रस का, ये सामने आपको यहाँ पे ये ग्रीस, ग्रीस का, यूनान का जो कैपिटल है वो एथेंस है। जमहूरियत की इब्तदा जो है ना वो बच्चों एथेंस से होती है। एथेंस में आज से 2500 साल पहले भी डेमोक्रेसी थी। मॉडर्न जो एज है इसमें इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला इंग्लैंड है। लेकिन जो एंशियंट हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो वहां पे डेमोक्रेसी जो है ये सबसे पहले यूनान में पाई जाती है। यहीं पे वो फेमस फिलोसफर्स थे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल और अलेक्जेंडर। सोक्रेटिस जिसको हम सुकरात कहते हैं ये बेसिकली उस्ताद था, इसकी कोई अपनी किताब नहीं है। और फिर इसका स्टूडेंट था प्लेटो के नाम से, जिसको हम अफलातून कहते हैं, इसकी किताब है
द रिपब्लिक के नाम से। इसकी एक और किताब भी है लॉज के नाम से। तो दो इसकी फेमस किताबें हैं, और ज्यादा जो फेमस है वो रिपब्लिक है। इसके बाद है एरिस्टोटल, जिसको हम कहते हैं अरस्तु। ये स्टूडेंट था प्लेटो का। ये एग्जाम में आते हैं कि कौन उस्ताद था, कौन स्टूडेंट था। तो प्लेटो जो है ये उस्ताद था, एरिस्टोटल उसका स्टूडेंट था। सबसे पहले सोक्रेटिस है, देन प्लेटो है, देन एरिस्टोटल है, एंड देन अलेक्जेंडर है। इसी सीक्वेंस से ये एक दूसरे के स्टूडेंट्स भी हैं। तो एरिस्टोटल का शागिर्द था अलेक्जेंडर, जिसको हम कहते हैं सिकंदर आजम। और इसका ताल्लुक जो है ये मैसिडोनिया से था, मकदूनिया। ये अभी भी एक कंट्री है। एरिस्टोटल इसको द फादर ऑफ, आई थिंक जुआलॉजी कहते हैं या बॉटनी कहते हैं। इसकी फादर ऑफ किताब, पॉलिटिकल साइंस। हाँ नहीं नहीं वो तो है। इसके अलावा बॉटनी या जुआलॉजी में भी है। इसकी एक किताब है बच्चों, द पॉलिटिक्स के नाम से। और वो पॉलिटिकल साइंस की वर्ल्ड फेमस किताब है। जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस समझी जाती है उसकी इब्तिदा इसी की किताब से होती है, पॉलिटिक्स से। फिर ये बच्चों आपके सामने इंग्लैंड, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। तो ये डिफरेंट कंट्रीज जो है ना यहाँ पे है, लेकिन ये ओवरऑल सिर्फ दो कंट्रीज हैं, आयरलैंड और द ब्रिटेन। अब देखें, ये आपके सामने एक इलाका है जिसका नाम है इंग्लैंड। इससे ऊपर जो है ये है स्कॉटलैंड। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वेल्स के नाम से। तो ये इन तीन इलाकों को, और ये और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं लाइक ये डगलस वगैरह। अब देखें, ये जो है ना ये सारा एक ही इलाका है, एक ही आइलैंड कह लें आप इसको, चाहे इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं लेकिन ये एक ही लैंड समझा जाता है। और ये जो है ये एक दूसरा लैंड समझा जाता है। इसमें से ये जो दूसरा लैंड मैं कह रहा हूँ, इसमें से ये जो आयरलैंड है ना, जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसको तो अलग कर दें, ये एक अलग कंट्री है। इसका इनके साथ कोई लिंक नहीं। तो आइस ये जो आयरलैंड है, इसकी नॉर्थ में आप देखें तो यहाँ पे है नॉर्दर्न आयरलैंड। इसको जब हम इस पूरे इलाके से मिला दें, ये जो ईस्ट में आपको नजर आ रहा है, तो ये कहलाता है यूके। यूके में आ जाता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये चार इलाकों को मिलाएं तो ये बनता है यूके। और ये वाला जो आइलैंड है ना, इसको कहते हैं द ब्रिटेन आइलैंड। जब हम बात करते हैं द ब्रिटिश की, द ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में फिर ये नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं आता। ब्रिटेन में आता है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और जब हम बात करते हैं इंग्लैंड की, तो हम सिर्फ इस इलाके की बात कर रहे हैं, ये जो आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है। तो इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, इन तीन इलाकों को मिलाएं तो बनता है द ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें हम नॉर्दर्न आयरलैंड को भी शामिल कर दें तो ये बन जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर हुआ है बच्चों? तो ये जो स्कॉटलैंड है बच्चों, इसको द लैंड ऑफ केक्स भी कहते हैं। स्कॉटलैंड को द लैंड ऑफ केक्स भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो ब्रिटेन है ना, इसको द मिस्ट्रेस ऑफ सीज भी कहते हैं। क्योंकि एक टाइम था जब तकरीबन आधी दुनिया जो है उस पे बरतानिया का कब्जा था। तो समंदरों पे जो कब्जा था वो बरतानिया का था। तो ये एक फेमस स्पीच है। तो ये एक फेमस स्पीच है जिसमें वहाँ की एक क्वीन थी एनी।
उसने कहा था कि इंग्लैंड जो है वो मिस्ट्रेस ऑफ द सीज है, कि जो समंदर है उन पे किसकी हुक्मरानी है, उस पे हुक्मरानी जो है वो इंग्लैंड की है या ब्रिटेन की है। तो एनीवेज, इंग्लैंड या ब्रिटेन को द मिस्ट्रेस ऑफ सीज भी कहते हैं। एक ही बात है, इंग्लैंड कह लें या ब्रिटेन कह लें, उसका जो बेसिक डिफरेंस है वो तो हमने समझ लिया ना अभी। अच्छा, ब्रैडफोर्ड है, इसको लिटिल पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों की वो काफ़ी ज़्यादा है। ग्लासगो, ये शिप बिल्डिंग की वजह से मशहूर है, यहाँ बड़े बड़े जहाज़ बनाए जाते हैं। और मानचेस्टर जो है ये टेक्सटाइल के हवाले से मशहूर है। हमने पढ़ेंगे आगे चल के कि फैसलाबाद को मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की वजह से। फिर है यहाँ पे बच्चों एल्गिन स्ट्रीट, ये दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रीट मानी जाती है, ये वाली स्ट्रीट। बॉन्ड स्ट्रीट है, फेमस है ज्वेलरी और क्लॉथिंग के हवाले से। और फ्लीक स्ट्रीट है, ये एग्जाम में भी आती है, ये फेमस है न्यूज़पेपर्स वगैरह के हवाले से। ये है बच्चों 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वो फेमस जगह जहाँ पे बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर रहता है। बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर है इस बिल्डिंग में रहता है। ये ना सिर्फ उसका घर है बल्कि ये उसका ऑफिस भी है। और ये सारी बिल्डिंग उसके पास नहीं है, 3-4 कमरे होते हैं उसके पास। और ये है जहाँ पे बरतानिया की मलका रहती है। और सॉरी, अब तो बादशाह है, बरतानिया का बादशाह रहता है। ये उसका रिहाइश भी है, प्लस ये उसका ऑफिस भी है। और इसको कहते हैं बकिंगम पैलेस। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका घर है। और बकिंगम पैलेस जो है ये वहाँ के बादशाह की रिहाइश गाह है। यहाँ पे आप देखें तो ये जो एक है ना, ये मोम का बनाया हुआ मुजस्मा है इस बंदे का, जो कि एक फेमस रेसलर है, द रॉक इसको कहते थे। अब ये हॉलीवुड की मूवीज में भी आता है। तो ये एक फेमस म्यूजियम है इंग्लैंड में, मैदाम तसाओ के नाम से। मैदाम तसाओ जो है ये बेसिकली एक आर्टिस्ट थी जिनका ताल्लुक फ्रांस से था। और ये जो है ये स्कल्पचर्स बनाया करती थी मोम के साथ। तो एनीवेज, लंदन में लोकेटेड है, बस आपने इतना याद रखना है। मैदाम तसाओ जो है ये म्यूजियम कहाँ पे है, लंदन में। अब तो खैर इसकी ब्रांचेस जो हैं वो और भी बहुत सारे कंट्रीज में बन गई हैं। जब कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है या कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर होता है, आपने उसको ऑनर देना होता है तो उसका मुजस्मा यहाँ बना दिया जाता है। ये है बच्चों हाइड पार्क, HYDE, हाइड पार्क। तो ये लंदन में लोकेटेड है। यहाँ पे ये जो पार्क है बच्चों, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से मशहूर है, कि आप यहाँ पे खड़े होकर अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, जो आपके दिल में आए किसी भी इशू के हवाले से, किसी भी मौजू पे आप बात कर सकते हैं। तो आपको आपकी की हुई बात के लिए अकाउंटेबल डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो जैसा कि पार्लियामेंट के फोरम को कहा जाता है, तो समझ लें कि ये पब्लिक पार्लियामेंट है बरतानिया में। तो ये एक बड़ा फेमस, बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट है हाइड पार्क। तो बच्चों को मैं मजाक में कहा करता हूँ, तो पाकिस्तान में भी हाइड पार्क है, यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपका जो दिल करे आप बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको हाइड कर दिया जाता है। अच्छा बच्चों, BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, बस आपने याद रखना है कि BBC स्टैंड्स फॉर। और BBC कब लॉन्च किया गया, BBC लॉन्च किया गया था 1922 में। और तीसरा आपने याद रखना है कि BBC की उर्दू सर्विसेज कब शुरू की गई थी, ये 1941 में शुरू की गई थी, BBC उर्दू के नाम से। बरतानिया की पार्लियामेंट को कहा जाता है द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था, आइसलैंड की जो पार्लियामेंट है वो सबसे पुरानी पार्लियामेंट है। लेकिन जितने भी कंट्रीज में पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो दो तरह के हैं, या तो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या इनके सदारती निज़ाम है जैसे कि अमेरिका का है। तो वो जितने भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स हैं उन्होंने अमेरिकन सिस्टम को आइडलाइज किया है। लेकिन ज्यादातर दुनिया में पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
जिसके अंदर सदर बराए नाम होता है, जैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स होती हैं। तो पार्लिमानी सिस्टम जो है, या जो पार्लियामेंट का कंसेप्ट जो है, ये दुनिया ने कहाँ से लिया है? दुनिया ने ये लिया है बरतानिया से। तो यही वजह है कि बरतानिया को कहा जाता है द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स। बच्चों, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों को? राइट। अच्छा बच्चों, ये जो बरतानिया की पार्लियामेंट है ना, इसके अंदर दो हाउसेज हैं। जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। तो हमने इसी सिस्टम को देख के वो हाउस बनाया, ये सिस्टम बनाया था। बरतानिया में जो अपर हाउस है ना बच्चों, उसको कहते हैं द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बड़े लोगों का घर। और जो दूसरा हाउस है, लोअर हाउस, उसको कहते हैं द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, ये अपर हाउस है उनका, जैसे हमारा सेनेट है। और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, ये उनका लोअर हाउस है, जैसे हमारी नेशनल असेंबली है। उनका जो अपर हाउस है ना बच्चों, इसमें लोग इलेक्शंस के जरिए नहीं आते, बल्कि आप बरतानिया के लिए जब कोई बड़ी खिदमात सर अंजाम देते हैं, तो वो आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बना देते हैं। इसके मेंबर्स की तादाद भी फिक्स नहीं है। पाकिस्तान में तो सेनेट की तादाद फिक्स है ना, यहाँ पे जो अपर हाउस है उसके मेंबर्स की तादाद फिक्स नहीं है। बरतानिया का जुडिशल सिस्टम नहीं है। बरतानिया में सुप्रीम कोर्ट के फ्राइज, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ये एक बच्चे ने मैसेज किया कि आवाज नहीं आ रही। ओके। हमजा, अपना जरा नेट चेक करें। बाकी बच्चे कह रहे हैं कि आवाज क्लियरली आ रही है। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये बता रहा था कि अच्छा चले, रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी। असल में ना, ये जो मीटिंग में ऊपर माइक शो हो रहा होता है ना, इस माइक में ना मुझे वो ग्रीन कलर की आपकी साउंड नजर आ रही होती है। तो वो आना बंद हो गई थी, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था। लेकिन अब वो शो हो रही है। अच्छा बच्चों, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना, इसके कितने मेंबर्स होते हैं, इनकी तादाद वहां पे फिक्स नहीं है, जितने मर्जी हो। हाउस ऑफ कॉमन जो है ना, इनके मेंबर्स की तादाद फिक्स है, और वो है 650। और ये इलेक्शंस के जरिए आते हैं, 5 साल के लिए आते हैं। जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो भी हाउस ऑफ कॉमन से ही आता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना बरतानिया के अंदर, ये पार्लियामेंट के, सॉरी, ये जुडिशरी के, सुप्रीम कोर्ट के फ्राइज भी सर अंजाम देती है। इसमें एक लॉर्ड होता है जिसको कहते हैं लॉर्ड चांसलर। लॉर्ड चांसलर जो होता है, ये वहाँ का चीफ जस्टिस समझा जाता है। और फिर ये अपनी एक ग्रुप बनाता है कुछ और लोगों का, और फिर ये जो ग्रुप होता है, ये वहाँ पे अपीलें सुनते हैं। तो बरतानिया में भी दो हाउस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड, इसमें जो लोग होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़े अपनी हिस्ट्री में भी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड क्रिप्स वगैरह, तो ये सारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स होते थे। तो हाउस ऑफ लॉर्ड का जो मेंबर होता है ना बच्चों, ये फॉर लाइफ होता है। जब तक इससे वो टाइटल वापस ना लिया जाए, वो टाइटल इसके पास रहता है। और प्लस ये कि अगर इसकी डेथ हो जाए, तो वही टाइटल आगे इसकी जनरेशन्स को भी ट्रांसफर होता है। जैसे बादशाहत आगे जनरेशन्स में ट्रांसफर होती है, तो इसी तरह से जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इनका वो टाइटल है ना, वो भी जनरेशन्स में आगे ट्रांसफर होता चलता जाता है, जब तक वो इनसे वापस ना लिया जाए। जबकि हाउस ऑफ कॉमन में ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं, 5 साल बाद पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है और दोबारा से इलेक्शन होते हैं। बरतानिया का जो पहला प्राइम मिनिस्टर है, वो है रॉबर्ट वालपोल। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। और लॉर्ड एटली, ये वो प्राइम मिनिस्टर है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त ये बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था। और ऋषि सुनाक जो है, ये इनका करंट प्राइम मिनिस्टर है।
फिर ये सादिक खान है, फेमस है, ये मेयर इलेक्ट हुआ था 2021 में, उससे पहले ये मेयर इलेक्ट हुआ था 2016 में। तो अब क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो इसका टेन्योर भी पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर। सादिक खान की जो है ना परसेंटेज ऑफ वोट्स, ये भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो 55 पॉइंट ऑलमोस्ट परसेंट जो है ना, 55% ऑलमोस्ट, ये इसने वोट लिए थे। 2021 में इलेक्ट हुआ था, 2026 तक ये चलेगा, और फिर 2026 में दोबारा इलेक्शन होंगे। और ये पाकिस्तानी है सादिक खान। और ये हमजा यूसुफ, ये स्कॉटलैंड का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है बच्चों, ये उसका फर्स्ट मिनिस्टर है। हमने ऊपर पढ़ा था ना ब्रिटेन को, तो इनका ना इन सारे इलाकों का मिलाकर एक प्राइम मिनिस्टर होता है, इन सारे इलाकों का, और उसका ताल्लुक इंग्लैंड से ही होता है। तो उसको इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, यानी कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी कह देते हैं उसको, यूके का प्राइम मिनिस्टर भी कह देते हैं, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी कह देते हैं। तो ये वाकई वो इन तीनों इलाकों का प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड से होता है। जो बाकी ये इलाके हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड वगैरह, आयरलैंड वगैरह, तो इनकी अपनी पार्लियामेंट्स तो होती हैं, लेकिन उन पार्लियामेंट में एक शख्स होता है जिसको ये कहते हैं फर्स्ट मिनिस्टर। मतलब ये अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, अलबत्ता इनका फर्स्ट मिनिस्टर होता है, और उसके इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर जैसे ही होते हैं। ओवरऑल एक प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स, इनका अपना अलग अलग फर्स्ट मिनिस्टर भी होता है। तो हमजा यूसुफ क्या है, ये स्कॉटलैंड का, आप इसको प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली मीडिया इसको प्राइम मिनिस्टर ही रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन इन रियलिटी ये स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर है। समझा मैं इसलिए रहा हूँ कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो हमजा यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था, तो अगर एग्जाम में फर्स्ट मिनिस्टर भी लिखा हो तो बिल वो भी ठीक है। एक्चुअली तो फर्स्ट मिनिस्टर ही है, लेकिन जो मीडिया है वो इसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पेश कर रहा था। यूरोपीय यूनियन बच्चों, इसके मेंबर्स की तादाद कितनी है? 27 है। हेडक्वार्टर्स मैंने आपको बताया था कि ब्रसल्स में है। एक मुआहदा हुआ था, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट, ये आपको सामने ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वाला। तो इस मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन जो है वो बनाया गया था 1993 में। इसके करंटली मेंबर्स की तादाद कितनी है? 27 है। बरतानिया इसको जब छोड़ के नहीं गया था तो तब तक 28। बरतानिया ने इसको कब क्विट किया? 31 जनवरी 2020 को। और अब उसके बाद से इसके मेंबर्स की तादाद 27 है। इस रीजन में बच्चों यूरोपीय यूनियन ने अपनी अलग पार्लियामेंट भी बनाई हुई है, इनकी अपनी अदालत भी है, लेकिन इसके दो मेजर एरियाज हैं। एक वो एरिया है जो ये कहता है कि तमाम यूरोपीय यूनियन जो है ये एक करेंसी अडॉप्ट करेगा, उस करेंसी का नाम है यूरो। यूरोपीय यूनियन की जो करेंसी है उसका नाम है यूरो। तो वो कंट्रीज जिन्होंने यूरो को अपनी करेंसी बना लिया है बच्चों, उसको कहते हैं यूरो जोन। यूरो जोन एग्जाम में आता है, पूछा जाता है यूरो जोन कंट्रीज की तादाद कितनी है। तो इस वक्त वो कंट्रीज जिन्होंने यूरो को अपनी करेंसी अडॉप्ट कर लिया है उनकी तादाद है 20। और सबसे आखिरी कंट्री कौन सा है जिसने यूरो जोन को ज्वाइन किया है? उसका नाम है क्रोशिया। क्रोशिया ने यूरोपीय यूनियन को भी सबसे आखिर में ज्वाइन किया था, 2013 की बात है। इसके ज्वाइन करने से यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स की तादाद 28 हो गई थी। फिर मैंने आपको बताया इंग्लैंड ने इसको क्विट कर दिया, तो तादाद 27 हो गई। लेकिन इसने अभी यूरो और जो एक और रीजन है शेंजन, इनको ज्वाइन नहीं किया था। तो यूरो को इसने रिसेंटली ज्वाइन किया है, 2022-23 की बात है। तो एनीवेज, तो यूरो जोन की मेंबर्स की तादाद 19 थी, अब कितनी हो गई है? 20 हो गई है। और एक और एग्रीमेंट है जिसको कहते हैं शेंजन। ये जो शेंजन है ना बच्चों, इससे मुराद ये है कि आप बगैर वीजा लिए एक से दूसरे मुल्क में मूव कर सकते हैं। इसके मेंबर्स की तादाद यूरोपीय यूनियन से भी ज्यादा है। इसके मेंबर्स की तादाद
29 है। दो ऐसे कंट्रीज भी हैं जो कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन वो शेंजन रीजन के अंदर आते हैं, जिसमें नॉर्वे और आइसलैंड है। तो नॉर्वे एंड आइसलैंड ये दो नॉन यूरोपीय यूनियन कंट्रीज हैं जो कि पार्ट हैं शेंजन रीजन का। तो अब यहाँ पे हमने तीन चीजों को देखा। यूरोपीय यूनियन मेंबर्स कितने हैं? 27। यूरोजोन मेंबर्स कितने हैं? 20। और शेंजन रीजन के मेंबर्स की तादाद कितनी है? 29। जो आखिरी कंट्री है जिसने शेंजन को ज्वाइन किया वो भी क्रोशिया ही है। तो इन तीनों यूनिट्स को, यूरोपीय यूनियन, शेंजन और यूरोजोन, सबसे आखिर में ज्वाइन करने वाला कंट्री कौन सा है? क्रोशिया।